मैडम एम्बेसडर, आपकी बात याद आ रही है। आपने पिछली दफा ज़ेलेंस्की साहब के वो टीवी शो का जिक्र किया था, तो मैंने फिर आपके उस तबसरे के बाद उस शो को थोड़ा सा देखा भी कि ये कैसा था। तो आज एक कोई ऐसा जोक था कि प्यूटन हैज ऑफर्ड हिज मीडिएशन बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड ट्रम्प। तो अब वेयर डज एवरीथिंग स्टैंड नाउ? ये दोनों तो बड़ा गलत। तो देखिए, मैं डॉक्टर मुनव्वर माशाल्लाह बहुत काबिल हैं और इनका एनालिसिस जो है इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा डीप है। बट एज अ प्रैक्टिशनर आई कैन से, एंड यू कैन लुक एट हिस्ट्री, यू नो हिस्ट्री बेटर, गोरा कभी लड़ता नहीं है। यूरोप की हिस्ट्री में देखें, वो चालें चलता है और वो चालों से जीतते हैं। आप बिल्कुल ये मुतवक्के ना हो कि वो वहां पे फौजें भेजेंगे और वो उधर लड़ाइयां करेंगे। कभी नहीं किया उन्होंने, ना कभी करेंगे। फ्रेंच आर्मी हमेशा तारीख में हारी है, लेकिन फिर जीत जाते हैं क्योंकि वो चालें चलते हैं। यूरोप की महारत जो आप अब अंग्रेजी में कहते हैं डोंट बी डिप्लोमेटिक, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिशुलू के जमाने से शुरू हुआ था कि किस तरह की चालें चलते हैं, किस तरह कंस्पायर करते हैं, किस तरह से ट्रैप में लाते हैं। आजकल की डिप्लोमेसी वो उस तरह की नहीं है जिस तरह कार्डिनल रिचलू की थी, लेकिन यूरोप के खमीर में चालबाजी है, ये आप मत भूलिए। तो मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि वो फौजी भेजेंगे जो उन्होंने लीजियों भेजी थी फ्रेंच ने भी। दैट वाज अ बंच ऑफ मर्सनरीज, दैट वाज नॉट देयर प्रॉपर आर्मी। बट ये कॉलोनियल पावर्स जो है, इनकी हिस्ट्री इतनी कदीम है और इन्होंने इतनी दुनिया को सब्जुगेट किया अपनी चालों से। आप देखिए इधर ही, आप बरे सगीर में देख लें, कितने ब्रिटिश थे यहाँ पे जिन्होंने पूरे बरे सगीर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे कंट्रोल किया हुआ था। Never more than 11,000 at a given time. Exactly. So Yes. I would not, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि after World War II, America had emerged as a savior, as a peacemaker. ट्रम्प साहब उसी नैरेटिव को लेके आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज कुछ ऐसा है कि ही इज मोर ऑफ अ डील मेकर देन पीस मेकर। दिस अ डिफरेंस। और उनकी डील मेकिंग जो है वो बहुत ब्लेटेंट है। यूरोपियंस भी डील मेकर्स रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, वरना इतनी कॉलोनीज बना सकते अगर वो अपनी डील्स ऐसी ना करते जिसमें आपको गुलाम बना दिया। जरा इस पे भी तबसरा कीजिएगा। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर जो वहां पे हिज मैजेस्टी किंग चार्ल्स का लेटर लेके गए, बाय हैंड डिलीवर किया इनवाइट करने के लिए, तो ये जो जो अभी आप यूरोपियन डिप्लोमेसी या उनकी चालों की बात कर, ये व्हाट इज दिस जेस्चर ऑफ कैरिंग द किंग्स लेटर बाय हैंड, हैंडिंग इट ओवर टू the United States of America president? This is exactly what I'm saying. कि वो समझ रहे हैं कि ये they have understood its psyche. ज़ेलेंस्की भी अगर कुछ जाके बड़ी उसको वो ट्रिब्यूट्स देता है, जैसे पुराने जमाने में एम्परर्स को होता था, तो वो दरबार में जाता, उसका कुछ प्रोटोकॉल होता। इधर तो ना उसको पूछा, ना बिठाया, ना खिलाया, ना कुछ, ना भी ठीक जाओ नहीं पहन छुट्टी के करो। लेकिन बिकॉज ज़ेलेंस्की तो है ना, वो डिप्लोमेट है ना वो स्टेट्समैन है, और बेचारा बुरा फंस गया है। लेकिन ब्रिटिश तो मतलब इंटरवीन्ड। जरा इस पे तबसरा फरमाइए। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल, 30 मिनट्स तक तो बड़ी नाइसटीज एक्सचेंज होती रही, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, ही शोड हिज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, एवरीथिंग,
वो जेडी वेंस साहब ने आउट ऑफ टर्न, हालांकि लेकिन मुझे जरा इसमें रोशनी वैंस ने डालिए। एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, जब दो प्रेसिडेंट्स बात कर रहे हैं तो इट वाज क्वाइट आउट देखिए ऑफ वैंस टर्न कि साहब आप ने एक्सेप्ट किया, मैं कहा कि जी नहीं, उसमें आप मैं दुरुस्त अगर फरमा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना। जी डॉक्टर मुनव्वर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मैडम ये कह रहा हूं कि वो जर्नलिस्ट ने हेलो, सवाल किया आवाज आ था, रही? उस जी जर्नलिस्ट के सवाल के ऊपर, मैडम आवाज जर्नलिस्ट का के जर्नलिस्ट के सवाल के ऊपर जो है जेडी वेंस ने जवाब दिया, उस पे रिएक्शन शो किया इसने ज़ेलेंस्की ने, जिस पे फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसने स्नैप किया। तो वो जो सवाल था वो जर्नलिस्ट की तरफ से था। जी जी। तो जरा चलिए आ जाते हैं बात मैडम दूसरी नहीं साइड है, पर। लेकिन मैं अपना कंटिन्यू कीजिए, आप अपना तबसरा मुकम्मल कीजिए, फिर मैं सवाल पर पेश करूंगा। मैं डॉक्टर जी डॉक्टर हसन साहब, मैं जो अर्ज कर रही हूँ वो ये है कि जो गुफ्तगू ट्रम्प, वैंस और ज़ेलेंस्की के दरमियान हो रही थी, ये इन मतलब लेट्स से क्लासिकल नॉर्म्स would have been in closed doors, not in front of media. ये कभी ऐसे होता नहीं है। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो और बात है, लेकिन अगर आप डील मेकिंग कर रहे हैं और उसने कहा भी, ट्रम्प ने इस बात का कहा भी कि वो बेसिकली उसके ज़हन में द अप्रेंटिस है और वो अपना शो रन कर रहा है फॉर हिज पॉपुलैरिटी। बट द थिंग तो इज नॉट ये हैपेंड, जो अंदाज है ना, ये इट हैज हैपेंड नाउ, ट्रू, इट हैपेंड, वी हिस्ट्री। इट हैज हैपेंड ट्रू। यस, लेकिन आगे इसमें किस तरह से चले देंगे, द ब्रिटिश वर वेरी क्लेवर, उसने किंग की तरफ से दावत दी बजाय उससे शुरू में बहस करने के, क्योंकि एज आई सेड बिफोर, गोरा चालबाज है, वो चाल से चलेगा और इनकी इतनी पुरानी तारीख है चालबाजी की कि अमेरिकियों को समझ नहीं आएगी कि इन्होंने किया क्या है। डॉक्टर साहब, ये जो यूरोपियन यूनियन के सरबराह तशरीफ लाई पैनिक होके कि अब अमेरिका के साथ तो हमारी गेम ऑफ हो गई है, तो हम इंडिया चलते हैं, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, उनके साथ एक नया सिलसिला शुरू करें। सो ये बडिंग रोमांस जो है, ये आपको कैसा लगता है आगे चल के कैसा बनेगा? छोड़े सर, कौन सी मार्केट देखे ना, बाइंग कैपेसिटी होती है ना, मार्केट तो है 1.4 बिलियंस की, लेकिन क्या उनके पास बाइंग कैपेसिटी है? अमेरिका के पास तो बाइंग कैपेसिटी है सर। बात असल में ये देखनी होती है कि कौन सी मार्केट के अंदर पैसा है जो कि आपकी चीजों को खरीद सकता है। नहीं तो असल उनकी प्रॉब्लम ये है इंडिया में तो उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट, इसी का काउंटर आर्ग्यूमेंट उनके लफ्जों में इंडिया के सफारतकार कह रहे थे कि वी हैव अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, तो हमारी बाइंग पावर है, ये उनका आर्ग्यूमेंट है सर यूरोप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, बिकॉज वहां पे लेबर के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, वहां पे एनर्जी की कॉस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा है। वो कैसे खरीदेंगे सर इस बात को? ये तो आगे जाके बड़ा इटालियन जी सूट्स मिडिल क्लास तो नहीं पहनती ना। जी जी मिडिल क्लास नहीं पहनती। वो तो देखे ना, अमेरिका के पास बाइंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो वहां पे खवातीन प्रोटेस्ट करते नजर आ रही है कि आप चाइनीज गुड्स के ऊपर अगर टैरिफ आयद करेंगे तो फिर हम पहनेंगे क्या? तो इससे आप अंदाजा कीजिए। तो इंडियंस के पास तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रही है। डॉक्टर साहब, ये वाली बातें जो है ना, इसके इसके नफ्सियाती असरात होते हैं। कुछ माशी फायदे भी होंगे, लेकिन इसके नफ्सियाती असरात होते हैं। आप उसको बार्गेनिंग चिप के लिहाज पे उसको इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसका कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसने पूरा कैलकुलेट करके रखा होगा किसको कैसे फंसाना है, और आहिस्ता आहिस्ता सब आ रहे हैं हाजिरियां देने ओवल ऑफिस में। बाय द वे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरा कमेंट अच्छा न लगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अच्छे खासे बड़े सियासतदानों को भी चित कर दिया है। जिस खूबसूरती से वो अपने अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और एक्सट्रैक्ट कर रहा है बेनिफिट्स, वो कमाल है। 1 महीने के अंदर उसने ऐसी की तैसी फेरी हुई है। अब जा रहे हैं इंडिया के पास कि वो उनके अलायंस में शामिल होगा। यार, वो पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकते। जनरल बख्शी कह रहा है चाइना तो दूर की बात है, आप पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है। आप मेहरबानी करके 15-32 जो है F-35 तैयार है अमेरिका से, फौरी पकड़ के लाइए। पाकिस्तान का मुकाबला आप नहीं कर सकते। अब वो इंडिया के पास जा रहे हैं।
अच्छा आप वो मेरी बाकी चॉकलेट बातें का तो खर्चा बढ़वाएंगे डॉक्टर साहब, आप मेरी चॉकलेटों का खर्चा बढ़वाएंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम में हमारे जो साथ हजरात शरीक थे, मैंने उनको कहा था कि जिस दिन इंडिया ने F-35 लिए, मैं आप सब लोगों को चॉकलेट्स भिजवाऊंगा। अब जी आपको जी, भी भेजनी वो पड़ेगी। डॉक्टर साहब वो तेजा भी उड़ते हमें नजर आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है, F-35 भी फजाओं में घूम रहे हैं, और अमेरिका ने अगर हमें F-16 की इजाजत नहीं दी कि हम इंडिया में लेके जा सकें, तो F-35 के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां, पहले तो आ नहीं सकेंगे, अगर आ भी गए तो पाबंदियां जितनी होंगी वो फिर आप देखिएगा होता क्या है। डॉक्टर आ साहब नहीं जो सकेंगे क्या मतलब है? पैसे लेके देंगे नहीं, क्या करेंगे? वो हमें भी इसी तरह पैसे लेके, आपको अनाज मिला था ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ले आई थी जाके वो आप रहने दीजिए, ये बड़े मसले मसाइल। डॉक्टर साहब लेकिन मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ हूं इस मामले पे, और सो देखिए मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के इसलिए साथ हूं कि वॉर रुकनी चाहिए, वॉर किसी भी चीज का हल नहीं है, और ज़ेलेंस्की को उसकी आवाम खुद पनिश करेगी। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से ऐसी जबरदस्त कौम को, डॉक्टर साहब आपको पता है कि हम बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर्स यूक्रेन से ले रहे थे। आपका अल खालिद टैंक के अंदर इंजन उनका पड़ रहा था, जेफ थंडर का इनिशियली इंजन हम वहां से ले रहे थे, और दुनिया की ये हम इसको कहते थे ये फूड बास्केट है यूक्रेन। आप यूक्रेन को लाके छोड़ा कहां पे? अब ये हासिल किया है इसने यूक्रेन ने पहली गलती की 90s में कि गारंटी के ऊपर कि हम आपको सिक्योरिटी गारंटी देते हैं, अपने न्यूक्लियर वेपन्स और अच्छे खासे एयर टू सरफेस मिसाइल थे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ 6000 के करीब, वो गिव अप कर दिए, और आज आप देखिए कि हम होता क्या है। अब यहां पे मैं कहता हूं, मैं एक जुमला बारहा कहता हूं, आप तनकीद कीजिए हुकूमत पे, सियासतदानों पे, लेकिन जो फौज है ना सर, फौज को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाना, अपने मुल्क को आप डिस्टेबलाइज कर रहे होते हैं। आई ये कैन बहुत नॉट एग्री मोर, अहम है बिल्कुल पॉइंट, लेसन यहाँ पे लर्न करना चाहिए। एम्बेसडर नाइला साहिबा ने बहुत खूबसूरत एक पॉइंट किया ब्रिटिशर्स के चालों के ऊपर, उनका मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कुछ डेटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रैप जिसकी बात की, रशियन जनरल था एक, उसको केजीबी मॉनिटर कर रही थी, और वो जब रिटायर हुआ तो केजीबी वाले उसे उठा के ले गए। उससे पूछा कि भाई आप अमेरिकन के लिए कोई काम कर रहे हैं, बाय द वे अमेरिकन का बैकग्राउंड भी ब्रिटिश का ही है, इसीलिए इनकी दोस्ती ज्यादा आपको नजर आती है। तो उन्होंने कहा कि आप काम कर रहे थे, काम क्या कर रहे थे, आप काम क्या कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी, आपने कुछ ऐसा वैसा तो किया नहीं। तो उसने उसने कहा कि जनरल साहब अब बात यह है कि हमने आपको पकड़ तो लिया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आप उनको फेवर क्या देते थे। तो उन्होंने कहा जी उनका सिर्फ कहना यह था कि डफर्स को प्रमोट करें, इंटेलिजेंट आदमियों को पीछे करें। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इससे मजीद में ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा। इससे आप अंदाजा कीजिए कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त हाल है, उसकी बुनियादी वजह यह है। सिर्फ ये काम, एक काम वो करते थे जनरल साहब। इसी तरह से मुझे याद आता है म्यानी में ये पीपल्स पार्टी वाले बड़ा शोर मचाते हैं, वो होश मोहम्मद शीदी का वो एक शेर बताते हैं, मरसू मरसू सिंध न देसू, आपने सुना होगा। इसका जो अगला पहला मिसरा है वो बताते ही नहीं है। वो पहला उसका मिसरा ये है कि विड़सू विड़सू पुठ न डेसू, लड़ूंगा लड़ूंगा पीठ नहीं दिखाऊंगा। वो ये मिसरा नहीं बताता कोई भी। उसकी वजह ये कि उस वक्त अंग्रेज की फौज की तादाद थी 800, मीरों की जो म्यानी में फौज थी उसकी तादाद थी 8000। पहली जंग उन्होंने हारा, मीरों ने इनको शिकस्त दे दी अंग्रेजों को। एम्बेसडर नायला के कहने के मुताबिक उन्होंने क्या किया कि उसमें जो लागारी थे उनको उन्होंने कहा कि भाई सर का खिताब भी देंगे, जमीनें भी देंगे, पैसा भी देंगे, अगर जंग जीत भी जाओ मीरों की तरफ से तो वो आपको क्या देंगे, आप तो फिर भी उनके सब सर्वियंट ही रहेंगे ना। तो वो भागने शुरू हो गए थे, जिसको देखकर होश मोहम्मद शीदी ने कहा था कि विड़सू विड़सू पुठ न डेसू। बात असल में ये है कि अगेन आई वुड से कि अब यूक्रेन की जो कंडीशन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो हुई है ओवल ऑफिस के अंदर, इसके बाद तो बड़ा आसान है केजीपी का अंदर घुस जाना यूक्रेनियन फोर्स के अंदर, और पहले भाग रहे थे तो अब कहां पे खड़े होंगे। मुझे तो ये बिल्कुल वाज़ेह नजर